Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Friends, if you are preparing for NET JRF subject Labor Welfare Code 55, you can follow me through this channel. Today I am starting with Unit 8 from the syllabus of NET. The topic is wages. Under wages, we are going to cover the following subtopics: concepts of wages, types of wages, method of wage payment, factor influencing wages, wage theories, and wage differential. So let's begin from here. So we will start with concept of wages. Okay? सबसे पहले जानते हैं wages क्या होता है. जब भी कोई वर्कर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाता है तो एम्प्लॉयर से मिलता है, एम्प्लॉयर उसको काम बताता है, वो काम कंप्लीट करके एम्प्लॉयर को देता है, तो एम्प्लॉयर उसको उसके बदले में पैसे देते हैं, मनी देते हैं, तो उस मनी को हम वेजेस बोलते हैं. ठीक है. तो एम्प्लॉयर जब वर्कर पहली बार एम्प्लॉयर के पास आता है, जब उसे काम दिया जाता है, तो एम्प्लॉयर उसे समझाता है कि वो किस तरह से उसके वेजेस को कैलकुलेट करेगा. या तो वो पीस रेट के हिसाब से करेगा या फिर वो टाइम के हिसाब से करेगा. तो पीस के हिसाब से कैसे? अगर आप एक पीस बनाते हो, एक पीस प्रोडक्ट का कोई एक पीस बनाते हो, तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, सपोज 10 रुपीज़ मिलेंगे. अब वो वर्कर की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने बना पाता है एक दिन में. अगर उसने 100 बना दिए तो उसको 1000 रुपीज़ मिल जाएंगे. ठीक है. 500 बनाए तो उसको और 5000 मिल जाएंगे. ठीक है. उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने बना पा रहा है, तो उसी हिसाब से उसको पैसे दिए जाएंगे. और दूसरा तरीका है टाइम बेसिस पे. तुम इतने घंटे काम करोगे तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, एक दिन के तुम्हारे इतने पैसे बनते हैं, तो जितने ज़्यादा दिन काम करोगे उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे. तो इस तरह से पूरा उसको बताया जाता है कि किस किस तरह से उसके वेजेस को कैलकुलेट किया जाएगा, और उसी तरीके से उसको कैलकुलेट करके उसको वेजेस दिए जाते हैं. ठीक है. तो वेजेस क्या है? कोई भी कंपनसेशन, मॉनेटरी कंपनसेशन, मनी, जितना भी मनी उसको मिल रहा है, पेड बाय एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर दे रहा है इन एक्सचेंज ऑफ वर्क डन. जो भी वर्कर काम कर रहा है उसके एक्सचेंज में एम्प्लॉयर उसको पैसे दे रहा है, मनी दे रहा है. ठीक है. कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पीस रेट के हिसाब से या आर्ली और डेली रेट के हिसाब से. ठीक है. जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसमें ये डेफिनेशन दे रखी है वेजेस की. वेजेस क्या है? ऑल रेम्यूनरेशन. ठीक है. एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी. मनी के उसमें एक्सप्रेस किया जा रहा है रेम्यूनरेशन, उसको हम वेजेस बोलेंगे. ठीक है. तो किसको दिया जाएगा? वर्कर को दिया जाएगा. उसमें जो वेजेस हैं उसमें हाउस रेंट अलाउंस भी इंक्लूडेड होता है. क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? जैसे कि हाउस एकोमोडेशन, ये इंक्लूड नहीं होगा. सप्लाई ऑफ जो भी बिजली पानी का खर्चा है, मेडिकल का खर्चा है, वो वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है. पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड के जो भी पैसे कटते हैं उसके, वो वेजेस में इंक्लूड नहीं होंगे. ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूड नहीं होगा. स्पेशल एक्सपेंसेस, किसी किसी एम्प्लॉयमेंट में नेचर ऑफ वर्क होता है कि कुछ स्पेशल एक्सपेंसेस होते हैं. जैसे फार्मेसी की कंपनी होती है, उसमें ट्रैवलिंग का बहुत स्पेशल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह, इसका एक्सपेंस दिया जाता है. तो इस हिसाब से तो वो वेजेस में काउंट नहीं होगा. एम्प्लॉयर देगा तो पेट्रोल के पैसे उसको देगा तो, लेकिन वो स्पेशल एक्सपेंसेस में आएंगे, वो वेजेस में नहीं आएंगे. ठीक है. और या फिर ग्रेट्युटी जो मिलती है डिस्चार्ज होने पर, वो भी वेजेस में काउंट नहीं होगी. इसमें बताया गया है कि जो भी वेजेस मिलते हैं, वर्कर को जो भी वेजेस मिल रहे हैं, उसका प्रोडक्टिविटी से रिलेशन है. अगर वर्कर को ज़्यादा वेजेस चाहिए तो वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा तो उसको ज़्यादा वेजेस मिलेंगे. ठीक है. अगर ज़्यादा वेजेस मिलेंगे तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी
तो वो कोई भी गुड खरीद सकता है, ठीक है। मार्केट में जाके उसको जो भी ज़रूरत होगी वो गुड परचेज करेगा, ठीक है। गुड्स परचेज करेगा तो उसकी जो उसकी लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि अगर वेजेस इंक्रीज कर रहे हो तो ये भी होना चाहिए कि जो गुड्स सप्लाई है, जो सामान खरीदता है उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होनी चाहिए, तभी तो उसका प्राइस कम होगा। अगर गुड्स की सप्लाई इंक्रीज होगी तो उसका प्राइस कम होगा गुड्स का। अगर सप्लाई नहीं होगी, इंक्रीज नहीं होगी, तो भले ही उसकी वेजेस बढ़ते जाएं, वो खरीद ही नहीं पाएगा सामान को, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत हाई है, ठीक है। जो गुड्स खरीद रहा है वो, उसका प्राइस बहुत हाई है तो खरीद ही नहीं पाएगा, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इम्प्रूव होगा। तो अगर सप्लाई बढ़ेगी तो जो गुड्स का प्राइस है वो कम होगा, डिक्रीज होगा, तब वो उसको खरीद पाएगा और इससे उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वेजेस, ठीक है। 4 तरह के हमारे वेजेस हैं, स्टैट्यूटरी, मिनिमम, फेयर एंड लिविंग। स्टैट्यूटरी में डिसाइडेड बाय लॉ, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको इतने मिनिमम वेजेस तो प्रोवाइड करने हैं ताकि वो अपने फूड, शेल्टर और क्लोथ की नीड फुलफिल कर पाए, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री टू पे, इंडस्ट्री मतलब उसकी इंडस्ट्री कैपेसिटी है, हो चाहे नहीं हो, लेकिन इतना तो उसको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा कि वो भरपेट जो भी वर्कर काम कर रहा है भरपेट खाना खा पाए, उसको क्लोथ्स मिल पाए और वो उसे शेल्टर भी मिल पाए, ठीक है। इतना तो उसे प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अगर कोई इंडस्ट्री इतना भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है अपने वर्कर्स के लिए, तो ऐसी इंडस्ट्री को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस में क्या है, जो हमारे फूड, शेल्टर और क्लोथ की नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाती हैं, प्लस जो हमारे एजुकेशन और हेल्थ में जो भी खर्चा होता है उसको भी बियर कर पाता है। मिनिमम वेजेस में जो वर्कर है जिसको मिल रहे हैं वो अपने एजुकेशन और हेल्थ के एक्सपेंसेस को भी बियर कर पाता है। फेयर वेजेस में क्या है, जैसे 2 कंपनी है और एक ही जो पोस्ट है, जैसे मैनेजर की पोस्ट है, इस मैनेजर को अगर 50,000 मिल रहे हैं तो इसका जो एम्प्लॉयर है इस कंपनी का उसको 70,000 दे रहा है। तो जो ए कंपनी है, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ए कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर से जाके बार्गेन कर सकता है, कि बता सकता है कि उस कंपनी में इस पोजीशन को इतने रुपए मिल रहे हैं तो मेरे भी पैसे बढ़ाए जाएं, तो इस तरह से वो बार्गेन कर सकता है, ठीक है। और अगर एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करेगा, उसके पैसे नहीं बढ़ा सकता, तो वो दूसरी कंपनी में जाके अप्लाई कर सकता है जहाँ पर वेजेस हाई हो। तो इस तरह से फेयर वेजेस का कंसेप्ट है ये, कि अगर उसको कम मिल रहे हैं, अगर किसी और उसमें कंपनी में ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयर से बार्गेन करके अपने पैसों को बढ़वा सकता है, अपने वेजेस को बढ़वा सकता है। नेक्स्ट है हमारा लिविंग वेजेस। लिविंग वेजेस में क्या है, सबसे हाईएस्ट वेज मिलते हैं। इसमें क्या है, जो फूड, शेल्टर और क्लोथ की जो नीड्स है वो तो फुलफिल होती हैं, प्लस इसमें जो सोशल सिक्योरिटी, सोशल नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स, ये दोनों नीड्स भी वो फुलफिल कर पाता है। जो वर्कर उस कंपनी में काम कर रहा है उसको इतने वेजेस मिलते हैं कि वो अपने सोशल नीड और सिक्योरिटी नीड्स को भी फुलफिल कर पाता है। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। किस मेथड से वेजेस को कैलकुलेट किया जाएगा और एम्प्लॉय को दिया जाएगा, वर्कर को दिया जाएगा। 3 है इसमें, टाइम वेज सिस्टम, पीस वेज सिस्टम और इंसेंटिव वेज सिस्टम। टाइम वेज में जैसे आर्ली बेसिस पे फिक्स कर दिया कि 1 घंटे में आपको 50 रुपये मिलेंगे, 1 घंटे काम करोगे तो 50 रुपये मिलेंगे, तो 1 घंटे अगर वो काम करता है तो उसको 50 रुपीज़ मिलते हैं, 2 घंटे काम करेगा तो 100 रुपीज़ मिलेंगे पर डे, उस आर के बेसिस पे। और अगर
4 घंटे काम करता है तो उसे 200 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से उसके जितने ज़्यादा घंटे काम कर लेगा उतने ज़्यादा उसको रुपये मिलेंगे। ऐसे हमारा पीस वेज सिस्टम, जितने ज़्यादा वो पीस बनाएगा उतने ज़्यादा उसको पैसे मिलेंगे। डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क डन। ठीक है, जितना ज़्यादा काम करेगा उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जितना कम काम करेगा उतने कम पैसे मिलेंगे। अब है इंसेंटिव रेट सिस्टम। ठीक है, इसमें टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसमें टेलर्स ने बताया दो तरह के वेजेस रखे। ठीक है, एक लो वेजेस, एक लो रेट पे, एक हाई रेट पे। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड रख दिया कि आपको इतना काम करना है। एक स्टैंडर्ड बना दिया कि आपको आज 20 पीसेस बनाने हैं स्टैंडर्ड। अगर किसी पर्सन ने कम बना पाए, 20 से कम बना पाए, तो उसको लोअर रेट वेजेस मिलेगा। अगर उस किसी ने 20 या 20 से ज़्यादा पीसेस बना दिए तो उसको हाई रेट पे वेजेस मिलेंगे। ऐसी मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसमें तीन इन्होंने मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में तीन बना रखे हैं, तीन रेट्स बना रखे हैं। ठीक है, अगर किसी ने 85% से कम काम किया तो उसको ऑर्डिनरी वेजेस मिलेंगे। अगर किसी ने स्टैंडर्ड, जितना स्टैंडर्ड बनाया था उतना काम कर दिया, ठीक है, अगर 100% काम किया तो उसको 110% ऑफ ऑर्डिनरी वेजेस मिलेगा। ठीक है, और अगर किसी ने 100 से भी ज़्यादा जो स्टैंडर्ड रखा था उससे ज़्यादा काम कर दिया, ठीक है, जैसे 110% काम कर दिया, ज़्यादा पीसेस बना दिए, तो उसको जो ऑर्डिनरी वेजेस हैं उसके 120% वेजेस मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा गैंट टास्क एंड बोनस प्लान। इसमें क्या है, जो भी पर्सन वहाँ पे उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उतना तो उसको पैसा मिलेगा ही, प्लस अगर किसी ने ज़्यादा काम किया है तो उसको बोनस मिलेगा, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, जैसे कि उसको टाइम बेसिस पे, जैसे कोई कम काम कर रहा है तो उसको ऑर्डिनरी वेजेस मिलेंगे टाइम के हिसाब से, टाइम रेट वेजेस के हिसाब से। ठीक है, जिसने 100% काम कर लिया, स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया जितना, तो उसको बोनस मिलेगा, जितना भी फिक्स कर दिया 20%। ठीक है, इस तरह से बोनस भी दिया जाता है इसमें। और इससे ज़्यादा काम कर दिया अगर किसी ने, जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा कर दिया, तो उसको पीस रेट वेजेस मिलेंगे। तो इस तरह से उन्होंने, गैंट ने ये वाला प्लान बनाया। जो बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान है वो स्टैंडर्ड आर प्लान और रोवन प्लान के जैसा ही है। स्टैंडर्ड आर प्लान में क्या है, जो इसे बोलते हैं हारसे प्लान, हेल्से प्लान। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन्होंने बताया कि अगर इन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया, किसी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इतने देर में आपको काम करना है। अगर कोई पर्सन ये स्टैंडर्ड टाइम से पहले काम कर लेता है, बिफोर काम कर लेता है, तो जितना उसने टाइम बचाया है उसका पहले आर्ली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे कि कितना टाइम उसने बचाया है, उसका 50% बोनस दिया जाएगा। जितना काम किया उसने वो तो ठीक है, उसके एडिशन में जितना टाइम बचा, जितना, जैसे 8 आवर्स का काम था और उसने 7 आवर्स में ही कंप्लीट कर लिया, तो 1 घंटे पहले कर लिया, तो 1 घंटे का जितना भी उसका पैसा बनता है, जितना भी वेज बनता है, उसका 50% उसको वेजेस मिलेंगे, बोनस के तौर पर दिया जाएगा, बोनस ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रावण प्लान है। रावण प्लान में क्या है, जितना भी उसने टाइम बचाया, जैसे एग्जाम्पल दिया था 8 घंटे का काम है, 7 घंटे का काम कर 7 घंटे में कर दिया, तो जितना भी उसने 1 घंटा बचाया उसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे में काम करना था, फिर कितना उसने मल्टीप्लाई बाय कितना उसने टाइम लिया, उसने 7 आवर्स लिए काम करने में,
और जितना भी उसका रेट है, 1 घंटे का रेट कितना है, जैसे 100 रुपीज़ है, तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है गवर्नमेंट प्लान में। तो उस हिसाब से जो बोनस निकाला जाता है, और उस जो नॉर्मल उसको पैसा मिलना था, उसको वेज मिलना था, उतना तो मिलेगा ही, और फिर ऐसे बोनस कैलकुलेट करके उस एडिशन में देते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, इसमें क्या है, जो भी परफॉर्म किया, जैसे कोई पर्सन है, जैसे वहाँ पे वर्कर्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक अलग अलग कैपेसिटी होती है सारे वर्कर्स की। कोई 5 घंटे में जो भी काम है, गिवन वर्क है, 5 घंटे में कंप्लीट कर देता है, कोई 6 घंटे में काम कर देता है, कोई 7 घंटे में। तो उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया कि 7 आवर्स में ये वाला काम कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर कोई पर्सन 5 घंटे में काम कर लेता है तो उसको बेंचमार्क बना देते हैं, और दूसरों से भी, दूसरे वर्कर्स से भी बोलते हैं कि आपको भी 5 घंटे में काम करना है। तो उस हिसाब से उसको अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, ये उसको जो वही बोनस वगैरह जो भी इंसेंटिव्स वगैरह हैं वो दिए जाते हैं। जो स्टैंडर्ड जो वर्क बनाया गया है उससे पहले जो काम कर लेगा उसको इंसेंटिव दिए जाएंगे, और दूसरों के लिए भी बेंचमार्क बना देते हैं कि आपको भी कोशिश करनी है कि इतने टाइम पर ही काम खत्म हो जाए। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वेजेस। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 1 है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री। जब भी इंडस्ट्री में वेजेस बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो जो एम्प्लॉयर होता है उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर लेबर का कॉस्ट बढ़ेगा तो उसका प्रोडक्टिविटी कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी कॉस्ट बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट जो मार्जिन मिल रहा है उसको वो कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएगा, जिससे कि अल्टीमेटली लेबर्स को ही लॉस होने वाला है, क्योंकि उनका परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना वेजेस इंक्रीज कराया था, लेकिन जब प्रोडक्ट ही इतने महंगे महंगे मिलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, नंबर 2 है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ नेशन। ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। गुड का कॉस्ट बढ़ेगा, अगर वेजेस बढ़े तो लोग जो वर्कर्स हैं उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर इन्फ्लेशन होगा, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। नंबर 3 है लिविंग वेजेस। लिविंग वेजेस, जो भी वर्कर्स हैं उनको फूड, शेल्टर और क्लोथ्स मिलने चाहिए। ठीक है, इतने तो पैसे मिलने चाहिए, इतने वेजेस मिलने चाहिए कि उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो जाए। अगर लेकिन जब एम्प्लॉयर्स से बोला जाता है कि इतने तुम्हें वेजेस देने हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे दूंगा, जितना परफॉर्म करेंगे वर्कर्स उतने उनको पैसे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिजर्विंग रियल इनकम। रियल इनकम कैसे, वेजेस इंक्रीज होते हैं, ठीक है, इंक्रीज इन वेजेस होते हैं, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट की सप्लाई है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए इंक्रीज, ताकि प्रोडक्ट के रेट कम हो, लेकिन अगर नहीं होती है, अगर प्रोडक्ट के प्राइस भी इंक्रीज हो रहे हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है वेजेस इंक्रीज करने का, जब उनको प्रोडक्ट वो खरीद ही नहीं पाएंगे, प्रोडक्ट इतना हाई प्राइस रहेगा। तो इस वजह से ये भी इन्फ्लुएंस करता है वेजेस को। लेबर प्रोडक्टिविटी, अब लेबर ऐसा बोलते हैं कि अगर लेबर जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होगा। ठीक है, उसके जहाँ पर भी वो काम कर रहा है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे लेबर ज़्यादा काम करेगा तो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, जो एम्प्लॉयर काम करवा रहा है जो, तो उसका प्रोडक्टिविटी कॉस्ट बढ़ेगा, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, तो वो सब्स्टिट्यूट करने की सोचेगा कि कैसे भी लेबर कॉस्ट कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो मैं कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट लगाऊं कि लेबर कॉस्ट मेरा कम हो जाए। तो वो टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकता है जिससे कि
फिर अगर टेक्नोलॉजीज का यूज़ करेगा तो लेबर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत कम लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है वेजेस को। टॉप मैनेजमेंट एटीट्यूड, टॉप मैनेजमेंट एटीट्यूड क्या है? जो भी अच्छे टॉप मैनेजमेंट वो जो होते हैं वो अपनी कंपनी को बेस्ट दिखाने के लिए जो वर्कर्स हैं उनको हाई पेमेंट करते हैं ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रह सके। नेक्स्ट है सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर। अब अगर लेबर्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, स्किलफुल लेबर्स चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन स्किलफुल लेबर्स की जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा है, तो लेबर कॉस्ट कम रहेगा, उनको कम पैसे मिलेंगे, वेजेस कम रहेंगे। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, ठीक है, जो स्किलफुल वर्कर हैं, जो जिनका यूज़ जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, लेकिन सप्लाई है ही नहीं, बहुत कम लेबर्स हैं उस स्किल्स की और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो हाई वेजेस में भी हायर करेंगे वर्कर्स को। मार्केट वेज रेट, मार्केट वेज रेट क्या है? जैसे अलग अलग कंपनी में एक ही पोजीशन पे अलग अलग सैलरी मिल सकती है, वेजेस अलग अलग हो सकते हैं। तो मार्केट में अलग अलग वो पहले कंपेयर करते हैं कि इस कंपनी में कितना मिल रहा है, इस कंपनी में कितना मिल रहा है, उसकी वजह से भी इन्फ्लुएंस होता है वेजेस में। साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर, ऐसा बोलते हैं कि अगर वर्कर को ज़्यादा पैसे चाहिए वो ज़्यादा काम करेगा, तो वो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। और सोशल फैक्टर क्या है? डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, सेक्स, एज, कलर, इस बेसिस पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसे, अगर वो कोई वर्कर काम कर रहा है तो इन सब चीज़ों को कंसीडर नहीं करना चाहिए, सबको बराबर मौका देना चाहिए, बराबर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये वेज थ्योरीज 14 वेज थ्योरीज दे रखी हैं, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। फर्स्ट वेज थ्योरी है हमारी सब्सिस्टेंस थ्योरी। सब्सिस्टेंस थ्योरी को क्या बोलते हैं? ब्रेजन लॉ भी बोलते हैं और आयरन लॉ ऑफ वेजेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये थ्योरी बेस्ड है जो थॉमस मैल्थस ने पॉपुलेशन थ्योरी दी थी उसके ऊपर बेस्ड है। तो डेविड रिकार्डो ने 1817 में ये थ्योरी दी थी कि ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी शुड गेट इनफ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर फॉर हिज एग्जिस्टेंस। ये हर एक मेंबर को, सोसाइटी के हर एक मेंबर को प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, जितना भी उसको रिक्वायर्ड होता है उतना फूड मिलना चाहिए, क्लोथ्स मिलना चाहिए, शेल्टर मिलना चाहिए फॉर हिज एग्जिस्टेंस। लो वेज लीड टू डिक्रीज लेबर, अगर कम होंगे, कम दोगे पैसे तो माल न्यूट्रिशन से उसका डेथ हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ लेबर्स कम हो जाएंगे। वाइल अगर हम हायर वेजेस देते हैं तो इंक्रीज देयर नंबर ड्यू टू बेटर हेल्थ, अगर ज़्यादा अच्छा वेजेस देंगे तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है, लॉन्ग लाइफ रहेगी उनकी, और वो शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। इस तरह से इस थ्योरी में दे रखा है। क्रिटिसिज्म क्या है? द रिलेशन बिटवीन मैरिज एंड वेजेस। इसमें बताया है कि अगर तुम उसे वर्कर को ज़्यादा अच्छे से पैसे देंगे, ज़्यादा वेजेस देंगे, तो शादी करेगा और बच्चे पैदा करेगा। इस तरह से उन्होंने इस थ्योरी में दिया हुआ है। तो लेकिन ऐसा सच नहीं है, सब लोग मैरिज सिर्फ पैसे कमा के शादी और बच्चे पैदा करना यही नहीं होता है, और भी काम होते हैं पीपल्स के। तो वर्कर्स को ये जो रिलेशन बताया गया मैरिज और वेजेस के बारे में, तो ये गलत है। When income increases, people improve their standard of living instead of having marriage and children. जब जैसे जैसे वेजेस बढ़ते हैं तो वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करते हैं, हायर करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। डिमांड साइड इग्नोर्ड, कि डिमांड कितनी है लेबर की, तो ये चीज़ इग्नोर की गई है, सिर्फ सप्लाई को ही इंक्लूड किया गया है। द डिफरेंसेस इन वेजेस, इसमें इस थ्योरी में देखा गया है कि जो भी वेजेस हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उन्हें एक जैसे ही वेजेस मिल दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे ऑक्यूपेशन में अलग अलग वेजेस मिलते हैं। ट्रेड यूनियन वर इग्नोर्ड
ट्रेड यूनियन को इंक्लूड ही नहीं किया गया है। और ट्रेड यूनियन का कितना बड़ा रोल होता है वर्कर्स के वेजेस फिक्स करने के लिए, तो इस साइड को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। सेकेंड थ्योरी है हमारी वेज फंड थ्योरी। इसे जेएस मिल ने दिया था 1930 पे। द फोकस इज ऑन द एम्प्लॉयर एंड हिज कैपेसिटी टू पे। ठीक है, एम्प्लॉयर के ऊपर फोकस किया गया कि वो कितना पे कर सकता है वेजेस। द वेज लेवल इज अ फंक्शन ऑफ सरप्लस फंड अवेलेबल टू द एम्प्लॉयर। द हायर द फंड द हायर द वेजेस। तो इसमें बताया गया कि वेजेस है वो जितना भी उसके पास सरप्लस आएगा, ठीक है, उसमें से अगर ज़्यादा सरप्लस आता है तो वर्कर्स को ज़्यादा फंड रहेगा उसके पास, तो ज़्यादा वेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन बता रखा है। दिस थ्योरी इज रिजिड इन नेचर। इट शोज ट्रेड यूनियन और बार्गेनिंग पावर कैन नॉट रेज वेज लेवल। तो जितना एम्प्लॉयर का मन करेगा वो उतना देगा, जितना वो अपने लिए प्रॉफिट बचाना चाहेगा उतना प्रॉफिट बचाएगा, और जितना कम देगा ज़्यादा देगा सब कुछ एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो डिस्करेज द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। तो किसी तरह से भी ट्रेड यूनियन या कोई और वॉइस रेज नहीं कर सकता कि हमें वेजेस बढ़वाने हैं कम करने हैं, जैसा भी। क्रिटिसिज्म क्या है? द डिफरेंसेस इन वेजेस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल वर्कर्स रिसीव इक्वल वेजेस। ठीक है, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें बताया गया है कि इसमें ऐसा एज्यूम किया गया है कि सारे वर्कर्स की एक जैसी ही वेजेस होते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर स्किलफुल वर्कर के लिए अलग सैलरी होती है, अलग वेजेस होते हैं। द डिमांड फैक्टर वॉज इग्नोर्ड। इसमें भी डिमांड फैक्टर इग्नोर किया गया है, सिर्फ सप्लाई फैक्टर की बात करी गई है। एग्जिस्टेंस ऑफ फंड थ्योरी सेज देयर इज अ सेपरेट फंड। इसमें बताया गया है कि अलग से फंड होता है, जो भी सरप्लस बनेगा और जो भी सरप्लस फंड है और जो वेजेस का फंड होगा वो अलग होगा, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। होमोजीनस लेबर। दिस थ्योरी assumes that labor is homogeneous। एक जैसे लेबर्स काम कर रहे हैं हर जगह, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो जो भी वर्कर्स हैं, जो भी लेबर्स होते हैं, अलग अलग साइट्स पे अलग अलग नेचर का वर्क होता है, अलग अलग काम करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चारों क्रिटिसिज्म थे वेज फंड थ्योरी के। थर्ड थ्योरी है हमारी सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स ने दी थी। तो इसमें जो लेबर है उसे कमोडिटी समझा जा रहा है। वो पूरे दिन काम करता रहता है, कंपनीज में वैल्यू ऐड करता है और रेवेन्यू जनरेट करने में उसका सबसे मेन योगदान रहता है, लेकिन फिर भी उसको वेजेस सबसे कम मिलते हैं। ठीक है, तो ओनली अ पार्ट इज पेड टू लेबर एज वेजेस। इतना पूरा काम करने में सारा का सारा एम्प्लॉयर रख लेते हैं, सरप्लस रख लेते हैं, और उनको बस थोड़ा सा पार्ट दिया जाता है। Marx estimation, it was not the pressure of the population that drove wages to the subsistence level। ये पॉपुलेशन का प्रेशर नहीं था, ये अनएम्प्लॉयड वर्कर जितने हैं उनको कैसे भी ना कैसे पैसे चाहिए, वेजेस चाहिए, तो वो मिनिमम पे भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इसमें ये बता रखा है। रेसिडुअल क्लेमेंट, ये सरप्लस के जैसा ही है। इसमें भी जो वेजेस होते हैं ये फ्रांसिस ए वॉकर ने दिया था। तो वेजेस क्या है? जो भी टोटल रेवेन्यू हमारा जनरेट हो रहा है उसमें से टैक्स, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ये सब निकाल के जो बचता है उसमें से वेजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, जो वर्कर है पूरे दिन काम करके जो कंपनी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो उस सबको बिना देखे सिर्फ उनको एक पार्ट दे दिया जाता है। ठीक है, रेवेन्यू का जितना भी एक छोटा सा हिस्सा दे दिया जाता है, तो वो है रेसिडुअल। और इसमें लेबर को एक रेसिडुअल क्लेमेंट माना गया है, बचा कुछ जो भी बचा है वो दे दो उनको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस थ्योरी में ये बताया हुआ है। फिफ्थ है हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इसमें बताया गया है, ये जेबी क्लार्क ने दी थी, इसमें बताया गया है कि तब तक
कोई भी पर्सन को हायर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक किसी पर्सन को हायर किया जाएगा जब तक वो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो जो प्रोडक्टिविटी वैल्यू ऐड करता रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी प्लस में रहेगी तब तक उस एम्प्लॉय को रखा जाएगा, तब तक उस वर्कर को रखा जाएगा। अगर उस वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में जा रही है तो उसको निकाल दिया जाएगा। The employer continues to employ labor as long as value added by the marginal worker is more than his cost. जितना कॉस्ट लग रहा है उसको दिया जा रहा है उतना वो उससे ज़्यादा वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर वो उसका रेवेन्यू जो वैल्यू ऐड कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो उसके कॉस्ट से अगर ज़्यादा हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है, तो अगर उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है और जो वैल्यू ऐड कर रहा है और जो उसका प्रॉफिट कमा रहा है वो अगर कम हो जाता है उसके कॉस्ट से, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन से हटा दिया जाता है। सिक्स्थ थ्योरी है हमारी डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। वेजेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितने वेजेस मिलने चाहिए। डिमांड प्राइस ऑफ लेबर इज डिटरमाइंड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। जितना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उस हिसाब से ही वेजेस मिलेंगे। अगर ज़्यादा है, प्लस में है तो रखा जाएगा, नेगेटिव में है तो हटा दिया जाएगा, ठीक है। And supply refers to number of population seeking employment or number of hours each worker is available to work. Supply of labor increases with increase in number of working hours. ठीक है, सप्लाई इंक्रीज होती है अगर वो ज़्यादा अवेलेबल हो, वर्किंग ज़्यादा काम करने के लिए अवेलेबल होते हैं तो सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज होती है, ठीक है। बार्गेनिंग थ्योरी क्या है? ये जॉन डेविडसन ने दी थी। हियर वेज लेवल इज डिटरमाइंड बाय बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयर्स। वेजेस कैसे डिटरमाइन किए जाएंगे? जितना एम्प्लॉयर ने बता दिया, ठीक है, या तो उस हिसाब से या फिर दोनों मिलकर करेंगे, एम्प्लॉयज एंड द ट्रेड यूनियन दोनों मिलकर बार्गेनिंग करेंगे, उसके बाद वेजेस को डिटरमाइन किया जाएगा। देयर इज एन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑन वेज रेट। दो लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। एंड द एक्चुअल रेट्स आर डिटरमाइंड बाय बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयर एंड द वर्कर। दोनों बार्गेन करेंगे, वर्कर बोलेगा मुझे इतना चाहिए, एम्प्लॉयर बोलेगा मेरे को मैं इतना ही दे सकता हूँ, कम दे सकता हूँ। तो इस तरह से दोनों बार्गेन करके एक मिडिल पॉइंट पे पहुँचते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि कितने वेजेस देने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल थ्योरी, 8th थ्योरी है ये। नॉर्म्स, ट्रेडिशन, कस्टम, गुडविल एंड सोशल प्रेशर इन्फ्लुएंसेस द वेज स्ट्रक्चर। वेजेस आर द बेस्ट मोटिवेटर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। द वेजेस मस्ट सेटिस्फाई मैनी नीड्स आइडेंटिफाइड बाय मैस्लो, हेल्सवर्क एंड अदर्स। एग्जाम्पल नीड्स आर साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, फूड एंड शेल्टर। ये सारी नीड्स पूरी होनी चाहिए वर्कर्स की। नाइन्थ थ्योरी है हमारी जस्ट प्राइस थ्योरी। ये प्लेटो और एरिस्टोटल ने डेवलप की थी। सोसाइटी शुड प्रोवाइड दीज इंडिविजुअल विद सफिशिएंट कंपनसेशन टू मेंटेन द सेम पोजीशन ऑफ लाइफ दे वर बॉर्न इन। इसमें बताया गया है कि जिस भी पोजीशन में कोई भी पर्सन सोसाइटी में बॉर्न होता है उसे वो पोजीशन मेंटेन करके रखना चाहिए, उसे उतनी सारी चीज़ें मिलनी ही चाहिए जो जिस कंडीशन में वो बॉर्न हुआ था। तो जो भी उसकी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट थ्योरी। ये HM जिटलमैन ने दिया था, जिटलमैन ने। और एम्प्लॉयज कंपनसेशन इज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ रिटर्न ऑन दैट एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट। जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया, अपने एजुकेशन ली है, ट्रेनिंग ली है, एक्सपीरियंस लिया है, उस हिसाब से उसको वेजेस मिलने चाहिए। न्यू कीन्सियन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। According to this,
जनरल वेजेस लेवल शुड बी मेंटेन इन लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म। दो तरह के वेजेस होने चाहिए, एक शॉर्ट टर्म वेज होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म वेजेस होना चाहिए। इन द शॉर्ट टर्म जनरल वेजेस कैन बी डिटरमाइंड बाय एंटरप्रेन्योर डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंजम्पशन थ्योरी के, ये फोर्ड ने दी थी 1913 में। कंसेप्ट वाज मोर वेजेस विल लीड टू मोर कंजम्पशन। ठीक है, अगर वर्कर्स को ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे तो वो ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे एंड इट विल क्रिएट मोर डिमांड, इससे डिमांड बढ़ेगी विच रिजल्ट टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूशनल वेज थ्योरी। लेवल ऑफ कंपनसेशन इज डिटरमाइंड ऑन एम्पिरिकल एंड क्वांटिटेटिव बेसिस। वेजेस आर डिटरमाइंड आफ्टर कंपेयरिंग द इंडस्ट्रीज। अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग वेजेस दिए जाते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में एक ही पोजीशन के अलग अलग वेजेस होते हैं। तो इस तरह से डिटरमाइन करते हैं दोनों तरफ कंपेयर करके कि इसमें ज़्यादा मिल रहा है, तो अगर कम है किसी कंपनी में या इंडस्ट्री में तो वो कंपेयर करके बता सकता है कि उस पोजीशन में अगर ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो इस इंस्टीट्यूशन में भी बढ़नी चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा नेशनल इनकम थ्योरी, ये जॉन मेनार्ड ने दिया था इन 1930। नेशनल इनकम इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन प्लस प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जितना भी कंजम्पशन हो रहा है प्लस प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब हमारा लास्ट टॉपिक है वेज डिफरेंशियल। वेज डिफरेंशियल क्या है? वेज डिफरेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन वेज ऑफ टू सिमिलर जॉब्स। दो एक जैसी जॉब्स हैं लेकिन वेजेस अलग अलग है। तो क्यों अलग अलग होते हैं? इट कैन बी ड्यू टू लोकेशन ऑफ कंपनी, अलग अलग किसी अलग एरिया में हो, सिटीज़ का डिफरेंस हो, उसकी वजह से भी डिफरेंट हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, एक कंपनी में दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरी कंपनी में अलग बन रहा है, तो इसलिए भी अलग अलग वेजेस हो सकते हैं। वर्किंग कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, आवर्स ऑफ वर्क चेंज हो सकते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वेज टू कैलकुलेट वेज डिफरेंशियल आर जॉब एनालिसिस, कैसे डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे अलग अलग जॉब्स के लिए। तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस करेंगे और जॉब इवैल्यूएशन किया जाएगा, वेज सर्वे किया जाएगा, डेवलपिंग वेज स्ट्रक्चर, वेज एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, एम्प्लॉय अप्रेजल, इन सब चीज़ों से देख के फिर हम वेज कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग वेजेस को डिटरमाइन करते हैं कि किस जगह पर कितने वेजेस होने चाहिए और किस जगह पर कितने वेजेस मिलने चाहिए। टाइप्स ऑफ वेजेस डिफरेंशियल, तो किस किस तरह के वेज डिफरेंशियल्स होते हैं, जैसे कि इंटर फर्म डिफरेंशियल। ठीक है, अलग अलग फर्म में अलग अलग वेजेस मिल रहे हैं। व्हेन द एरिया एंड ऑक्यूपेशन इज सेम, एरिया और ऑक्यूपेशन सेम है बट डिफरेंट इंडस्ट्री आर पेइंग डिफरेंट वेजेस, और अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग वेजेस पे कर रहे हैं। डिफरेंसेस मे बी ड्यू टू एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे। क्यों डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं? एम्प्लॉयर की कैपेबिलिटी देख के, एबिलिटी देख के कि कितना दे सकता है उतना ही करेगा। एम्प्लॉयर्स बार्गेनिंग पावर, इस पर भी डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ यूनियनाइजेशन, स्किल नीड्स एक्सेट्रा, इन सब की वजह से अलग अलग फर्म में अलग अलग वेजेस हो सकते हैं। सेकेंड है हमारा इंटर ऑक्यूपेशनल डिफरेंशियल। डिफरेंट ऑक्यूपेशन रिक्वायर्स डिफरेंट क्वालिफिकेशन, अलग अलग ऑक्यूपेशन है तो अलग अलग वेजेस होंगे, अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, स्किल्स चाहिए होते हैं, तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज होती है, और डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है ये। इंटरपर्सनल डिफरेंशियल्स, डिफरेंस इन पर्सनल करेक्टर्स, जैसे कि किसी के मेल फीमेल हो सकते हैं, मेल को ज़्यादा दे दिया, फीमेल को कम दे रहे हैं, या फिर स्किल्स के बेसिस पे डिफरेंस कर सकते हैं, एज की बेसिस पे या नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे अलग अलग सैलरी दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। इंटर एरिया डिफरेंशियल्स, वर्कर वर्किंग इन सेम इंडस्ट्री, और वर्कर एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहा है लेकिन दोनों का जो कंपनी है, एक ही इंडस्ट्री का जो पार्ट है वो अलग अलग एरिया में है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में, तो इस वजह से भी उसको चेंज अलग हो सकता है, वेजेस अलग हो सकते हैं।
बट लिविंग इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया चेंज है, इंडस्ट्री एक ही है लेकिन जोग्राफिकल एरिया अलग अलग है, तो इसलिए वेजेस चेंज हो सकते हैं। अब इसमें क्या रीज़न हो सकता है, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे पहाड़ों में अगर कोई इंडस्ट्री है और कोई प्लेन में है तो पहाड़ों में चेंज होगा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होता है ना, और अगर प्लेन में ज़्यादा होता है, तो इस तरह से रीज़न हो सकता है। एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे, ये एम्प्लॉयर की एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितना दे पा रहा है। डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन, कितनी डिमांड है लेबर की और कितनी सप्लाई है, उसके ऊपर भी वेजेस डिटरमाइन किए जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेज, हाँ इसका फिफ्थ है इंटर सेक्टर डिफरेंशियल्स। अलग अलग सेक्टर्स हैं तो भी वेजेस डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज में हायर वेजेस होंगे, अनऑर्गेनाइज में कम होंगे। ऐसे ही सिक्स पॉइंट है हमारा इंटर रिलीजियस डिफरेंशियल, अलग अलग रिलीजन्स के लोगों को अलग अलग पैसे दिए जा रहे हैं, अलग अलग वेजेस दिए जा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। इंटर रेशियल डिफरेंशियल, देख रहे हैं अगर कोई पर्सन काला है तो उसको कम दे दिया, गोरा है तो उसको ज़्यादा दे दिया, तो इस तरह से भी डिफरेंस हो सकता है वेजेस में। इंटरसेक्सुअल डिफरेंशियल, कोई मेल है उसको ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, फीमेल है उसको कम दिए जा रहे हैं, फीमेल को ज़्यादा दिए जा रहे हैं, मेल को कम दिए जा रहे हैं, तो इस तरह से डिफरेंशियल्स हो सकते हैं, वेजेस अलग अलग हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, thanks for watching. If you really like my video, please like and subscribe my channel, and please share this video.